हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम जल यानी कि वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सामान्य कोशिकाओं में जल 65% के आसपास होता है। पादपों में ये जो जल की मात्रा होती है वो 80 से 90% तक हो सकती है, और जो शुष्क बीज होते हैं उनमें जल की मात्रा 12% होती है। जल जीवधारियों की संरचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक होता है, क्योंकि जल किसी भी प्रोटोप्लाज्म में, किसी भी जीव द्रव्य में, किसी भी सेल में कम से कम 60% के आसपास होता है, और जल की मात्रा नॉर्मली 60 से 90% के बीच होती है। और सेकंड नंबर पर प्रोटीन्स होते हैं जो 12 से 15% होते हैं, लेकिन पादपों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। लिपिड्स की मात्रा 2 से 3% होती है, और न्यूक्लिक अम्ल, विकर यानी कि एंजाइम आदि की जो मात्रा होती है वो 1% के आसपास होती है। जल जो होता है वो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक है। जो जल होता है उसमें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से जुड़े हुए होते हैं, और एक हाइड्रोजन के साथ जो एक ऑक्सीजन के साथ जो 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, इनके बीच में जो कोण होता है वो 104.5 डिग्री होता है। जो H आयन होता है बहुत छोटा होता है, और जो ऑक्सीजन होता है उसका एटम बड़ा होता है। इसके कारण जब इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, यानी कि सहसंयोजक बंध बनता है, तो इनके बीच में सहसंयोजक बंध बनने के कारण ये बहुत छोटा होता है, तो ये इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं थोड़ा सा, तो इसलिए इन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, और इस पर निगेटिव चार्ज आता है। और इसीलिए जो जल होता है वो द्विध्रुवीय अणु होता है, यानी कि डाइपोलर होता है। जल के एक अणु में जो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हाइड्रोजन के ऊपर होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ऑक्सीजन पर होता है। और जल का प्रत्येक अणु 4 हाइड्रोजन बंध द्वारा समीपवर्ती जल के अणुओं से जुड़कर त्रिविम जालक यानी कि 3 डायमेंशनल नेटवर्क का निर्माण करता है। जल अणुओं के जो मध्य परस्पर आकर्षण या आबंधन होता है, हम उसको ससंजन यानी कि कोहेजन कहते हैं, जबकि जल तथा अन्य यौगिकों के बीच में जो आकर्षण होता है उसे हम आसंजन यानी कि एडहेशन कहते हैं। अब जो जल है, जल बॉडी में बेसिकली 2 रूप में पाया जाता है। एक परिबद्ध जल यानी कि बाउंडेड वाटर, और दूसरा मुक्त जल यानी कि फ्री वाटर। जो परिबद्ध जल है यानी कि बाउंडेड वाटर है, तो जल की लगभग 5 से 10% जो मात्रा होती है वो अन्य यौगिकों के साथ, अणुओं के साथ परिबद्ध अवस्था में पाई जाती है। और कोशिका में अधिकांश जल जो होता है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, और मुक्त अवस्था में जो जल होता है वो पोषक तत्वों के लिए एक विलायक के रूप में यानी कि सॉल्वेंट के रूप में काम करता है, और ये जीव द्रव का अधिकांश भाग का निर्माण करता है। अब आई बात प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर यानी कि जल की जो गुण होते हैं। पहला जो जल है, जल जो होता है वो आणविक संरचना जो होती है इसकी, उसके कारण जल एक पारदर्शी, स्वादहीन यानी कि ऑर्डरलेस, स्वादहीन और गंधहीन यानी कि ऑर्डरलेस, और एक उदासीन तरल होता है जिसका pH 7 होता है, अर्थात न्यूट्रल होता है। इसमें H+ आयन और OH आयन जो होते हैं वो समान मात्रा में होते हैं, समान अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद दूसरा जो होता है, जल द्विध्रुवी होता है, इसके कारण ये अच्छा विलायक होता है, और अच्छा विलायक होने के कारण कोशिका जो रस होती है, कोशिका के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं उसमें अनेक अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं। जल अणुओं पर आंशिक विद्युत आवेश होने के कारण, क्योंकि इसमें हल्का आवेश होता है, तो हल्का आवेश होने के कारण आयन व आंशिक रूप से आवेशित ध्रुवीय विलयों के अणु जल की ओर आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होने के बाद वो
इसमें प्रवेश करने लगते हैं। तीसरा, जल का जो क्वथनांक होता है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अधिक होता है। जल का पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन जो होती है वो भी अधिक होता है। जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है यानी कि स्पेसिफिक हीट होती है वो भी अधिक होती है। इसीलिए जल को गर्म करने के लिए अधिक समय लगता है, अधिक हीट की आवश्यकता होती है। जल की ऊष्मा चालकता यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी अधिक होती है और जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है यानी कि विद्युत चालकता है जो है जल की वो कम होती है या मंद होती है। लेकिन अगर उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिला दिए जाएं तो उसकी जो विद्युत चालकता है वो बढ़ जाती है। रसारोहण यानी कि एसेंट ऑफ सैप में और अंतःशोषण यानी कि इम्बिप्शन में का जो गुण होता है वो जल अणुओं के मध्य ससंजन बल के कारण होते हैं। जल एक स्नेहक की तरह काम भी करता है और इसी कारण जो कोशिका एवं ऊतक जो होते हैं वो नम बने रहते हैं और इनमें घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है या घर्षण के प्रभाव से ये बचे रहते हैं। जल ठोस यानी कि बर्फ, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में पाया जाता है। गैस वेपर्स के रूप में पाए जाते हैं। जो बर्फ अवस्था है, ठोस अवस्था में जो हाइड्रोजन बंध जो होते हैं वो फैल जाते हैं, अतः जो उसका घनत्व होता है वो कम हो जाता है। इसके कारण जो बर्फ होती है वो पानी पर तैरती है। अब जल के प्रमुख कार्य, जो जल होता है वो हमारी बॉडी में, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में अनेक काम करता है। सबसे पहले तो वो संरचनात्मक घटक होता है यानी कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। कोशिका में जो पाए जाने वाले प्रोटोप्लाज्म है या कोशिका का जो जीव द्रव है उसका जो सबसे प्रमुख भाग होता है वो जल होता है और जल 70 से 90% तक प्रेजेंट हो सकता है। और ये जो कोशिकाओं और कोशिकांगों का जो मध्य रासायनिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है उसको भी सुगमतापूर्वक आसानी से जल करता है। दूसरा, एज सॉल्वेंट, ये द्विध्रुवीय होने के कारण आसानी से जल में सभी प्रकार के आयनिक और द्विध्रुवीय कार्बनिक पदार्थ आसानी से घुल जाते हैं, अर्थात ये एक अच्छा सॉल्वेंट होता है जिसके कारण विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं आसानी से हो जाती हैं। तीसरा, एक ट्रांसपोर्टिंग एजेंट यानी कि परिवाहक के रूप में जल जो ससंजक और आसंजक गुण होते हैं यानी कि अपने ही अणुओं के बीच में जो आकर्षण होता है उसे हम ससंजन बल यानी कि कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, कोहेजन बोलते हैं। जबकि दो अलग अलग अणुओं के बीच में जो आकर्षण होता है उसे हम एडिशन बोलते हैं। जल के अणुओं के बीच में जो आकर्षण होगा वो कोहेजन यानी कि ससंजन, और जल और किसी अन्य के साथ जो आकर्षण होता है उसे हम बोलते हैं आसंजन यानी कि एडिशन। तो इनके गुण पाए जाते हैं इसमें। इसके अलावा पृष्ठ तनाव पाया जाता है इसमें, और इस पृष्ठ तनाव के कारण जो विभिन्न पदार्थ है, श्वसन है, गैसें हैं और हार्मोन्स आदि रक्त के साथ वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। पौधों में खनिज, पोषक और जो कार्बनिक पदार्थों का परिवहन होता है वो भी जल के साथ होता है। जीव द्रव भ्रमण यानी कि साइक्लोसिस, जो प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म होता है वो सेल के अंदर घूमता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। इनसे घूमने से क्या होता है, जो विभिन्न पदार्थ होते हैं सेल में वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं, और विभिन्न प्रकार की गतियाँ जो होती है वो भी इसके कारण होती है। सबसे महत्वपूर्ण जो यूज है प्लांट में वो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण है। CO2 और वाटर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज यानी कि भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। CO2 और H2O यहाँ पर ये रिएक्टेंट की तरह काम करता है और भोज्य पदार्थों के निर्माण में यूज़ होता है, लाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। आजकल जो फोटोसिंथेसिस की जो रिसेंट डेफिनेशन है वो है कि कन्वर्जन ऑफ रेडिएंट एनर्जी इनटू द बायोकेमिकल और पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो सूर्य के प्रकाश की जो सोलर एनर्जी है यानी कि सौर ऊर्जा है उसका केमिकल यानी कि रासायनिक और बायोकेमिकल मतलब जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके बाद स्व आयनीकरण यानी कि ऑटो आयनाइजेशन। जल में स्व आयनीकरण की क्षमता होती है और वो H+ आयन में और OH- में वो ब्रेक डाउन हो जाता है।
H+ आयन में और OH- आयन में वो टूट जाता है। इसके कारण ये आयंस जो होते हैं कोशिका में जो उपस्थित विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल आदि होते हैं, उनसे उनकी जो क्रियाशीलता होती है, उनकी जो एक्टिविटी है, उनको प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त जीव द्रव में जो उपस्थित खनिज लवण भी होते हैं वो भी जल की उपस्थिति में आयनीकृत होकर एंजाइमों के सहकारकों यानी कि कोफैक्टर्स की तरह काम करते हैं और आयनीकरण के कारण ही रासायनिक क्रियाएं सुगमता से होती है। आयनाइज्ड स्टेज में जो रिएक्शंस होती हैं वो आसानी से हो जाती हैं। नेक्स्ट है शरीर को आकार प्रदान करना। जल में जो अधिकता जब हो जाती है सेल के अंदर, जब जल अधिक मात्रा में उपस्थित होता है सेल में, तो उसमें स्फीति दाब यानी कि टर्गर प्रेशर होता है और वो जब जल प्लांट सेल में पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाता है तो उस स्टेज को बोलते हैं हम स्फीति दशा यानी कि टर्गिड स्टेज बोलते हैं या टर्जिड स्टेज बोलते हैं। और जब पानी कम होता है तब हम उसे फ्लैसिड स्टेज बोलते हैं। तो इस टर्जिडिटी के कारण या टर्गर के प्रेशर के कारण, स्फीति दाब के कारण या टर्गिडिटी के कारण ही जो प्लांट के विभिन्न भाग हैं, लीव्स, स्टेम आदि जो होते हैं अपनी सामान्य अवस्था में रहते हैं, अपनी सामान्य स्थिति में रहते हैं, उनकी जो पोजीशन होती है वो उसको बरकरार रखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट यूज़ है वाटर का वो तापमान नियंत्रक के रूप में होता है। तापमान को वो रेगुलेट करता है, थर्मो रेगुलेटर की तरह काम करता है। जब प्लांट्स में तापमान अधिक हो जाता है, बाहर जब वो प्रेजेंट होते हैं, सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ता है, तो जब उसका तापमान अधिक होता है तो जल जो नीचे से अवशोषित करता है प्लांट, वो जल रूट से होता हुआ ब्रांचेस, स्टेम और ब्रांचेस से होता हुआ लीव्स तक पहुंचता है और वहाँ पर वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो इससे जो वाष्पोत्सर्जन जब होता है तो वाष्पोत्सर्जन होने से तो जब वो जल नीचे से ऊपर जा रहा होता है तो वो बॉडी की हीट ले लेता है और वो खुद वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और जो प्लांट होता है उसकी जो हीट होती है वो कम हो जाती है, उसका जो टेम्परेचर बढ़ रहा था वो टेम्परेचर घट जाता है, अर्थात उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, जिससे वो आसानी से सर्वाइव कर पाता है। इसके अलावा समपराशरी विलयन के रूप में यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन के रूप में जो जीव द्रव में विभिन्न भौतिक अवस्थाएं में जो विभिन्न भौतिक अवस्थाओं में जो नियमित बनाए रखता है, वो जो जल होता है वो उसको जीव द्रव को नियंत्रित बनाए रखता है। उसका विलयन जो होता है वो समपराशरी रखता है, अर्थात वो सेम बरकरार रखता है, जिसके कारण पौधों में मृदा से जो विभिन्न पोषक तत्व होते हैं वो आसानी से अवशोषित हो जाते हैं और उसकी जो नॉर्मल रिएक्शंस होती है वो आसानी से हो सकती है। इसके अलावा समस्थापन को बरकरार रखने में जल पीएच के जो मान को स्थिर रखता है, जिससे हमारी बॉडी का जो आंतरिक वातावरण होता है वो स्थिर बनाए रखता है। इसे हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। विभिन्न हानिकारक पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालकर ये समस्थापन बनाने में भी सहायता करता है। इसके अलावा जो बीजों का जो अंकुरण होता है उसमें भी जल महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जब मृदा में पानी होता है, अर्थात गीली मिट्टी में जब सीड को यानी कि बीजों को डाला जाता है तो वो अंकुरित होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, वो जल को अवशोषित कर लेते हैं, उनकी बाहर की जो वाल होती है वो फट जाती है, सीड कोट फट जाती है और जो एम्ब्रियो जो उसके अंदर उपस्थित होता है वो एक नए नवोद्भिद पादप के रूप में बॉडी से बाहर आता है। इसके अलावा जो जल होता है विभिन्न प्रकार की गतियों और विभिन्न प्रकार के जो मूवमेंट्स होते हैं, जैसे छुई-मुई का सीज़मोनेस्टिक मूवमेंट और पुष्पों का खिलना, उसके अलावा और जो अन्य मूवमेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनके लिए भी उत्तरदायी होता है, उनके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।